लोगों को पता है कि आईएएस की परीक्षा जो होती है, यूपीएससी की जो परीक्षा है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण रोल पिछले 2-3 साल से दिखाई दे रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ट्विन साइक्लोन का, द्विचक्रवात का, जी हाँ, हालांकि यह घटना कोई पहली बार नहीं घटी है, यह घटना घटती है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय है इस कारण से क्योंकि यह हम लोगों को दिखाई दी भारत के अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी। यानी ट्विन साइक्लोन क्या है, कैसे विकसित होता है, इसके निर्माण के पीछे का कारण क्या है, और साथ ही साथ इनके बनने के प्रभाव से जब यह एक दूसरे की तरफ आते हैं तो कौन सा प्रभाव होता है, इन सब विशेष बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक महत्वपूर्ण रोल पिछले 2-3 साल से दिखाई दे रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह सीरीज शुरू की थी। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं आज का टॉपिक क्या है। समय को व्यर्थ नहीं गवाते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम लोग जिस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं वह मुद्दा है ट्विन साइक्लोन का, द्विचक्रवात का। जी हाँ, हालांकि यह घटना कोई पहली बार नहीं घटी है, यह घटना घटती है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय है इस कारण से क्योंकि यह हम लोगों को दिखाई दी भारत के अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी। यानी ट्विन साइक्लोन क्या है, कैसे विकसित होता है, इसके निर्माण के पीछे का कारण क्या है, और साथ ही साथ इनके बनने के प्रभाव से जब यह एक दूसरे की तरफ आते हैं तो कौन सा प्रभाव होता है, इन सब विशेष बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक का नाम है आपका ट्विन साइक्लोन। ट्विन साइक्लोन। अब हुआ क्या कि उत्तरी हिंद महासागर में दो चक्रवातों का विकास हुआ। एक अरब सागर में जिसे तेज नाम दिया गया और एक बंगाल की खाड़ी में जिसे हमून नाम दिया गया। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह हम लोगों का भारत का नक्शा, यहाँ बंगाल की खाड़ी, और यहाँ अरब सागर, और ये है हमारा हिंद महासागर। एक चक्रवात बना यहाँ और एक चक्रवात बना यहाँ। इस चक्रवात को नाम दिया गया हमून, और इस चक्रवात को नाम दिया गया तेज। और जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ही समय पर किसी एक ही महासागरीय क्षेत्र के आसपास निर्मित होते हैं, दो चक्रवात एक ही समय पर एक ही महासागरीय क्षेत्र में जब एक साथ विकसित होते हैं तो इस घटना को ट्विन साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ठीक है ना। जब दो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक ही समय के आसपास, एक ही समय के आसपास एक ही महासागरीय क्षेत्र में निर्मित होते हैं। निर्मित होते हैं।
तो यही ही घटना क्या कहलाती है? ट्विन साइक्लोन की घटना कहलाती है। अब बात यह आती है कि एक साथ एक समय में ही एक ही महासागरीय क्षेत्र में दो चक्रवातों के निर्माण का कारण क्या होता है, यानी ट्विन साइक्लोन के निर्माण का कारण क्या है, यह अब हम लोग जानते हैं। अभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कैसे कैसे क्या है। के निर्माण का कारण, तो इसके निर्माण के दो कारण माने जाते हैं। एक तो माना जाता है रॉसबी वेव, भूमध्य सागरीय रॉसबी वेव, इक्वेटोरियल रॉसबी वेव, ठीक है ना। एक तो इसे माना जाता है। रॉसबी तरंग या तरंगे। दूसरा होता है MJO, मेडेन जूलियन ऑसिलेशन। पढ़ा होगा आप लोगों ने जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी होगी, इन दोनों ही चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले भूमध्य सागरीय रॉसबी वेव के बारे में। जो इक्वेटोरियल रॉसबी वेव है, जो कि वायुमंडलीय एवं महासागरीय तरंगों के रूप में है, जिन्हें प्लेनेटरी विंड के नाम से भी जाना जाता है, ग्रहीय पवनों के नाम से भी जाना जाता है। इनका निर्माण पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियालिस बल के कारण होता है। ये तरंगे घूमते हुए तरंग के रूप में निर्मित होती हैं। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बताता हूं कि कैसे क्या है, लेकिन अभी सुन लीजिए। तो सबसे पहली बात यह क्या है, महासागरीय एवं वायुमंडलीय तरंगे हैं, जिन्हें प्लेनेटरी वेव के नाम से भी जाना जाता है। यह वायुमंडलीय, यानी ये ऐसी तरंगे हैं जो दोनों तरफ हमें दिखाई देती है। महासागरीय तरंगे हैं जिन्हें ग्रहीय पवनों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है यहां से, जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियालिस बल से इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल से इनकी उत्पत्ति होती है। आप लोग जब पढ़ रहे होंगे त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण, तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा होगा। आइए मैं इसको समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है
66.5 नॉर्थ, और ये मान लीजिए ये है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, इस तरीके से है। और हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत होता है तो उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से धरातल के समीप की वायु, धरातल के समीप की वायु भी गर्म होती है और गर्म होकर फैलती है, आयतन बढ़ता है, भार कम होता है और धरातल के समीप की वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। और जैसे जैसे यह ऊपर जाती है वैसे वैसे यह ठंडी होती जाती है। क्या होती जाती है? ठंडी होती जाती है। और फिर यह जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग चलती है, एक शाखा चलती है इस प्रकार से और एक शाखा इस प्रकार से। यह उत्तरी गोलार्ध की मान लो, ये दक्षिणी गोलार्ध की। अब जैसे ही यह चलती है तो यह आके 23.5 डिग्री पर उतरती है। क्यों उतरती है? इस सब का रीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लाइमेटोलॉजी में। और फिर यह पुनः इधर की तरफ चलती है। होता है या नहीं होता? बोलिए। यह आप लोगों ने पढ़ा होगा निश्चित रूप से। अब जब यह नीचे की तरफ चलती है तो इसकी एक शाखा इधर भी चलती है 66.5 की तरफ, जहां यह ऊपर उठती है। अब यह ठंडी होती है। क्यों? यह आप पढ़ चुके हैं, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मेरा मेन काम है आप लोगों को रॉस्बी वेव को बताना कि क्या है। इस प्रकार से यह घटना चलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर ध्रुवों पर मौजूद वायु ठंडी होती है, भारी होती है, अवतलित होती है ध्रुवों पर, और यहां से यह 66.5 डिग्री की तरफ चलती है। क्यों चलती है यह आपको पता है? नहीं पता है तो तापमान के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है पृथ्वी के, यानी कोरियालिस बल के कारण होता है। यह दो कारणों से यह हमें दिखाई देती है। और इस प्रकार से हमें 3 कोश दिखाई देते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये पढ़ा होगा आपने। तो ये जो लगभग 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से यहीं ही लगभग 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको जेट स्ट्रीम चलती हुई भी दिखाई देती है कि साहब जेट स्ट्रीम चल रही है। अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। रॉस्बी वेव देख रहे हैं हम लोग। यह ठंडी पवन इधर से आ रही, क्योंकि ध्रुव से जो आएगी वो ठंडी होगी और इधर से जो जाएगी ये गर्म होगी 23.5 डिग्री अक्षांश से। यह ठंडी पवन गर्म पवन को ऊपर उठा देती है, यानी कि जब यह 66.5 डिग्री पर पहुंचती है तो ठंडी पवन क्या करती है, गर्म पवन के नीचे घुसकर इसे ऊपर उठाती है। और इतनी तीव्रता से उठाती है कि यह जो ऊपर चल रही जेट धारा है, यह, अब बताइए, यहां से ऐसे करके ये ऊपर करके उठाएगी, तो जब ये ऊपर उठाएगी तो यह तेजी से ये भी ऊपर उठेगी, तो यहां ये जो देख रहे हैं वलय, ये क्या हो जाता है, और तेजी से बन जाता है। और इन्हें ही हम लोग कहते हैं रॉस्बी वेव। इन्हें ही रॉस्बी वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी पवन गर्म पवन को बहुत तेजी से उठाती है, तो यह जो जेट स्ट्रीम सर्पिलाकार में चलती है, तो इसका जो स्पाइरल है वो और तेजी से क्या हो जाता है, उठ जाता है। उसे ही रॉस्बी वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि कहा जाए समुद्री रॉस्बी तरंग। अब ये भी 2 प्रकार की, वायुमंडली भी होती हैं और
जो है समुद्री भी होती है। तो समुद्री रोशबी तरंगे जो है ये समुद्र में बनने वाली विशाल तरंगे होती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य लगभग 4000 से 5000 किलोमीटर तक हो सकती है। जी हाँ, समुद्री रोशबी वेव की वायु में भी ऊपर दिखाई देती है, और जल आपको जो दिखाई देता है बहता हुआ, वहां भी आंतरिक भाग में रोशबी वेव होती है। इस प्रणाली में, इस सिस्टम में उत्तरी गोलार्ध में एक चक्रवात होता है जो दक्षिणी गोलार्ध के एक संगत चक्रवात के द्वारा प्रतिबिंबित होता है। यानी कि कहा जाए रोशबी वेव के माध्यम से अगर हम लोग देखें जो चक्रवात जो बन रहे हैं, एक उत्तरी गोलार्ध में तो दूसरा उसका ठीक मिरर होता है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में हम लोगों को दिखाई देता है। या कहें कि वॉर्टेक्स, विक्षोभ भी हम लोग इस चीज को कह सकते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाला जो विक्षोभ है, और ये जो है इसकी जो है क्या कहते हैं घूर्णन जो होता है, यह वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है, यह सकारात्मक घूर्णन के रूप में होता है। जबकि ठीक इसका प्रतिबिंब, इसका मिरर जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी भाग में अगर बन रहा है, तो वह जो है ठीक इसके नकारात्मक घूर्णन वाला यानी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध का, और दक्षिणी गोलार्ध वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है। आपको भी पता ही है उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है वह अपने एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो यही ही होता है क्या, आपका रोशबी वेव, जो वायुमंडल में भी बन रहा है और जो जल में भी बन रहा है। क्लियर। दूसरा क्या कारण है इन ट्विन साइक्लोन के निर्माण का, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। अब ये क्या होता है सर, एमजेओ। एमजेओ पश्चिम से पूरब की ओर संचरित होने वाली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वायुमंडली एवं महासागरीय परिघटना है। यह भी, इसकी खोज 1971 में मेडन और जूलियन द्वारा की गई थी। अब जब आपने भारत के मानसून को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने एमजेओ को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि इसका प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून की तीव्रता को बढ़ा देता है। अब ये है क्या लेकिन सर, सुनिए ध्यान से पहले, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, यह पश्चिम से पूरब की ओर संचरित होने वाली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक, वायुमंडलीय महासागरीय परिघटना है। परिघटना है। क्लियर है यहां तक। अब ये क्या होता है सर, तो आइए जरा इसको भी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं कि कैसे क्या है। जैसे फिर से देखिए, यह है मान लीजिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और यहां हम भारत की अवस्थिति को देख लेते हैं। इस तरीके से ये इंडोनेशिया है, इसको हमने देख लिया।
इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। सऊदी अरब इधर, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, और हम लोग को पता है कि ऐसे करके 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा होकर इससे गुजरती है। होता क्या है कि यहां तरंगे चलती हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ये इस प्रकार से तरंगे चल रही होती हैं। भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में यह चल रही होती हैं। ये वायुमंडल में ऊपर चल रही हैं ऐसे करके, लहर करके, है ना। तो मैं आपको लगेगा अच्छा ये इधर चले क्या, ये भूमध्य रेखा के पास है, ऐसे करके ये पवन चल रही है, ऐसे करके। ठीक है। और हम जानते हैं कि जहां हाई प्रेशर होता है और जहां लो प्रेशर होता है, यह निर्भर करता है तापमान पर। जिन क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होता है वहां निम्न वायुदाब काम करता है, सतह के समीप की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जहां हाई प्रेशर होता है इसका मतलब वहां पर तापमान कम होता है, वहां वायु ऊपर से नीचे की तरफ अवतलित करती है। क्लियर। इसी प्रकार से वायु का परिसंचरण जो MJO है आपको पूरे पृथ्वी पर घुमाई जो है दिखाई देगा, पूरे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समीप। जो इसका उठा हुआ भाग है, श्रृंग भाग है, यह उन क्षेत्रों में दिखाई देगा जहां क्या होगा, जहां वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही होगी, ऐसे करके धक्का लगा रही होगी, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, श्रृंग। यानी कि ये वहां होगा जहां पर लो प्रेशर होता है और टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। गर्त, ये जो धसा हुआ भाग देख रहे हो ये है गर्त, इसको गर्त कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में दिखाई देगा जहां हाई प्रेशर होता है, वायु यानी ऊपर से नीचे उतरती है, और टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में, इन श्रृंग वाले भागों की तुलना में। तो जब भूमध्य रेखा के समीप, आपको पता ही है भारत का विस्तार लगभग में 8 डिग्री तक यहां से शुरुआत हो जाती है और तब उत्तर की तरफ हमें दिखाई देता है। तो जब वायु नीचे की तरफ अवतलित होकर जब इस क्षेत्र में पहुंचती है, भारतीय क्षेत्र में पहुंचती है, तो हमें MJOF यानी कहा जाए मेडन जूलियन ऑसिलेशन इफेक्ट अगर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहां बात करें हम, दो चीजें होंगी। अगर वायु गर्म होकर भारत से उठ रही है तो MJO का गर्त ना बन के श्रृंग बनेगा, और ऐसा होगा तो इसका मतलब वायु ऊपर की तरफ ऊपर उठ रही होगी गर्म होकर, और जलीय क्षेत्र से अगर हम लोग देखें यहां से, तो फिर जल भी उठाकर ले जा रही होगी और बादलों का निर्माण होगा, और संवहनीय यानी ऊर्ध्वाधर या कहें पॉजिटिव कन्वेक्शनल करंट जो उठेगी, जो श्रृंग अगर भारत में उसका बन रहा है, उस MJO का, उस पवन संचार का, तो तय है भारत में अच्छी वर्षा होगी, क्योंकि यहां से जल ऊपर उठकर क्या होगा, यह वर्षा कराएगा, भारत में वर्षा अच्छी होगी। तो MJO ये हो गया। जहां गर्त बनेगा यानी कि वहां से वायु ऊपर से नीचे उतर रही होगी, तो वहां बादलों का निर्माण नहीं होगा, आकाश लगभग बादल रहित होगा और वर्षा ऐसे क्षेत्रों में नहीं होगी, यानी कहां, हाई प्रेशर। यानी जब सूर्य ग्रीष्म काल पे कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो भारत के क्षेत्र में यहां पर अधिक तापमान के कारण लो प्रेशर बन जाता है, और यह वायु परिसंचरण का श्रृंग भारत में बनता है, जिससे बहुत अच्छी वर्षा होती है। यानी यही जो पवन संचरण भूमध्य रेखा के समीप ऊपर वायुमंडल में और महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर से होकर गुजर रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं MJO, मेडियन जूलियन ऑसिलेशन। इसके 2 चरण होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। पहला चरण जब वायु गर्म होकर ऊपर उठे, ऊर्ध्वाधर अपवर्ड कन्वेक्शनल करंट उठे, जिन क्षेत्रों के ऊपर से यह श्रृंग का निर्माण हो रहा होगा, जिन जिन क्षेत्रों के ऊपर, वहां वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कन्वेक्शनल
करंट यहां से उठ रही है। जिन क्षेत्रों में गर्त बन रहा होगा, ट्रफ बन रहा होगा, यानी ऊपर की वायु नीचे की तरफ उतर रही होगी, यानी वहां हाई प्रेशर होगा, बादल आकाश रहित होगा, वहां वर्षा नहीं होगी। आई होप यह समझ में आ गया होगा। तो इसके दो चरण यही ही हैं। एक अपवर्ड कन्वेक्शनल करंट जिन जिन क्षेत्रों पे बनेगी वहां अधिक वर्षा, जहां डाउनवर्ड यानी अवतलित संवहनीय धाराएं हो रही होंगी वहां पर वर्षा नहीं होगी, कम होगी। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यह एमजेओ की घटना है। किसकी घटना है? एमजेओ की घटना। क्लियर? अब यानी कि अगर हम लोग बात करें तो सर इन दोनों परिघटनाओं में होगा क्या? अब सोचने वाली बात है। जिन क्षेत्रों के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही होगी तो जलवाष्प भी ऊपर जा रहा होगा, बादल का निर्माण भी सागरीय क्षेत्रों में हो रहा होगा तो अधिक मात्रा में बादल बन रहे होंगे, जहां श्रृंग का निर्माण हो रहा होगा, क्रेस्ट का निर्माण हो रहा होगा। तो सूर्य से आने वाली किरणें ऐसे क्षेत्रों में जहां वायु ऊपर उठ रही होती है, यानी पॉजिटिव कन्वेक्शनल करंट हो रहा होता है, वह आकाश में बादलों को भेद नहीं पाती। ऐसे क्षेत्रों में समुद्र की सतह को या महासागर की सतह को अधिक सौरिक विकिरण नहीं मिल पाता और यह क्षेत्र ठंडा हो जाता है। किसकी तुलना में? उन क्षेत्रों की तुलना में जहां पर गर्त बन रहा है, जहां ट्रफ बन रहा है, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें महासागरीय क्षेत्र को सीधे प्राप्त होती हैं, जो जल के तापमान को बढ़ा देती हैं। क्यों? क्योंकि यहां वायु के नीचे अवतलित होने के कारण, सब्सिडेंस ऑफ एयर के कारण, यहां पर बादलों का निर्माण नहीं हो पाता। क्लियर? तो इन दोनों का ही प्रभाव हमें किसी भी क्षेत्र में द्विचक्रवातों के निर्माण में सहायक दिखाई देता है। अर्थात द्विचक्रवात, ट्विन साइक्लोन के निर्माण में यह दो कारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस यूपीएससी को खेल खुला मैदान मिल गया और अब वह क्या करेगा? अब वह निश्चित रूप से जो है आपसे प्रश्न पूछेगा, और जब वह प्रश्न पूछेगा तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है? देना ही पड़ेगा। ठीक है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसी में ही एक और प्रभाव को जोड़ते हैं, फ्यूजीवारा इफेक्ट। जब दो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो एक ही समय में निर्मित होते हैं, एक ही महासागरीय क्षेत्र में निर्मित होते हैं, और जब वह एक दूसरे के समीप आते हैं, यानी कि मान लीजिए एक चक्रवात यह है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऐसे करते हुए यह चल रहा है, और एक चक्रवात यह है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्लियर? ऐसे करके इसको ऐसे बना लेते हैं, ये है। अब सोचिए इस चक्रवात से निकलने वाली वायु ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, और इस चक्रवात से निकलने वाली वायु ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे, तो कोई ना कोई ऐसा बिंदु जरूर आएगा जहां यह दोनों चक्रवात एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। मिल जाएंगे या नहीं? और इनका केंद्र बिंदु हो जाएगा, यह हो जाएगा। और अब यह दोनों चक्रवात इसी केंद्र बिंदु के सहारे ऐसे करके घूमना शुरू कर देंगे और एक दूसरे के समीप आना शुरू कर देंगे। तो जब दो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के निकट आते हैं, पास आते हैं, तो एक उभयनिष्ठ केंद्र, एक कॉमन सेंट्रॉइड बन जाता है और इसी के चारों ओर यह घूमना शुरू कर देते हैं, और इसी को कहा जाता है फ्यूजीवारा इफेक्ट। जब एक ही केंद्र बिंदु के सहारे घूमना शुरू कर दें दो चक्रवात, इसी को ही कहा जाता है। फ्यूजीवारा महोदय ने इसकी खोज की थी, जापान के मेट्रोलॉजिस्ट थे ये। तो इसी प्रभाव को क्या कहते हैं हम? फ्यूजीवारा इफेक्ट। लेकिन इस प्रभाव के उत्पत्ति के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। मतलब क्या? पहली शर्त,
आवश्यक शर्तें। पहली शर्त, दोनों चक्रवात की उत्पत्ति, जो दो चक्रवात एक ही मध्य बिंदु के चारों ओर घूमना शुरू कर रहे हैं वो, तो दोनों चक्रवात जो हैं यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ही समय में एक ही समुद्री या महासागरीय क्षेत्रों में बनने चाहिए। दो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति एक ही समय के आसपास व एक ही महासागरीय क्षेत्र में हो। पहली कंडीशन। दूसरा, ये जो दो चक्रवात हैं, आप लोग जानते हैं चक्रवात के केंद्र में चक्रवात की आंख होती है, आई होती है, जिसके ऊपर बादलों का निर्माण नहीं होता, जहां वर्षा होती है, यहां पवनें केंद्र में नहीं घुस पाती हैं। तो दो चक्रवातों की आंखों के मध्य की दूरी, ये आंख है इस चक्रवात की, ये आई है, और इस वाले चक्रवात की ये आई है। मान लीजिए ये है साइक्लोन बी और ये है साइक्लोन ए, और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, जहां आंख से आंख के बीच की दूरी जो है यह 1400 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। कम, यानी फ्यूजीवारा इफेक्ट हमें तभी दिखाई देगा जब दो चक्रवात एक ही समय के आसपास एक ही महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न हो। दूसरा, दो चक्रवातों के आंख के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर से कम हो, तब हमें दिखाई देगा कि दो चक्रवात किसी एक मध्य बिंदु के सहारे ही क्या हो रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। इसी को ही कहा जाता है, जब दो चक्रवात एक उभयनिष्ठ बिंदु के चारों ओर घूमना शुरू कर दें, फ्यूजीवारा इफेक्ट यानी फ्यूजीवारा प्रभाव। अब फ्यूजीवारा प्रभाव के कुछ नतीजे होते हैं। पहला, जब दो चक्रवात एक ही उभयनिष्ठ बिंदु के चारों तरफ घूमना शुरू कर दे तो इन चक्रवातों की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, या यह दोनों मिक्स होकर इनकी तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है, या दोनों मिलकर चक्रवात धीरे धीरे पास आते जाएं एक बड़े चक्रवात का निर्माण कर दें। वर्षा में वृद्धि, और इनका जो पाथ है, इनका जो मार्ग है, जो दूरी तय करने का या जहां जाने का अप्रत्याशित होता है, किसी भी भाग में जा सकते हैं। फ्यूजीवारा इफेक्ट के ये नतीजे हैं, सबसिक्वेंस ऑफ फ्यूजीवारा इफेक्ट्स इन्हें कहा जाता है। तो ये 5 आपको नतीजे दिखाई देते हैं। तो अब दिमाग में आएगा कि सर, क्या भारत में जो ये ट्विन साइक्लोन उत्पन्न हुए, क्या इनमें फ्यूजीवारा इफेक्ट देखा गया? तो अब इसको आप खुद से सोचिए, क्या फ्यूजीवारा इफेक्ट मिलेगा? क्यों? क्योंकि दो चीज हैं, एक ही महासागरीय क्षेत्र में एक ही समय में उत्पन्न होने वाले दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हों, तो सर ये तो था। अब दूसरा यह देखना है कि क्या दोनों चक्रवातों के आंखों के मध्य की दूरी 1400 किलोमीटर से कम थी। अगर थी तो फ्यूजीवारा इफेक्ट हमें दिखाई देगा, और नहीं तो नहीं। इससे आगे का आप देखिए, जबकि ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं देता। हां, ट्विन साइक्लोन जरूर बन गए और ट्विन साइक्लोन की उत्पत्ति का कारण दिखाई दिया, लेकिन फ्यूजीवारा इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। फ्यूजीवारा इफेक्ट सिर्फ इसलिए बता दिया मैंने आपको क्योंकि दो चक्रवात जब एक ही समय में एक ही महासागरीय क्षेत्र में बन रहे हैं, तो हो सकता है दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हों, और अगर वह पास आ रहे हैं तो दोनों चक्रवातों के आंख के यानी आई के मध्य की दूरी 1400 किलोमीटर से कम हो गई, तो उनके उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट के सहारे वह घूमना शुरू कर देंगे, और वही प्रभाव फ्यूजीवारा इफेक्ट है। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो कि बेसिक क्लाइमेटोलॉजी की चीजें हैं। कम समय में इतनी चीजों को आपको अच्छे से बताया जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।